हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं कुछ एजुकेशनल वीडियो निकालने वाला था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज जो नोशनल मैक्सिमम मिनिमम फिटमेंट टेबल इनके बारे में बताना था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं दूसरा ही टॉपिक ले रहा हूँ आज। अभी तक पता चला है कि भारत सरकार ने पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने टाइम एक्सटेंशन की कोई भी एप्लीकेशन अभी वापस नहीं दी है, और इसका मतलब ये है, हम अंदाज लगा करके चलते हैं कि पुनः एक्सटेंशन की एप्लीकेशन न देना भारत सरकार के जो विभाग हैं, हो सकता है OROP पर कुछ काम कर रहे हैं। दूसरा इंडिकेशन हमें एक दूसरे तरीके से मिलता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं अंदाज लगा रहा हूं कि कल मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने एक कम्युनिकेशन दिया है कि 7 अगस्त से लेकर के और 13 अगस्त तक वो पूरे देश में कुछ रैली और मीटिंग करेंगे, आंदोलन करेंगे। कहने का मतलब ये है, और उन्होंने उसका एक प्रोग्राम भी दिया है, और कौन कौन भाग लेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा, और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि 7 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक देश में आंदोलन किया जाता है तो इसका एक इंडिकेशन ये भी जा रहा है कि OROP जल्दी लागू होने वाली है, और जैसे ही OROP लागू होगी, जंतर मंतर पर बैठे हुए हमारे एक्स सर्विसमैन सारे वहाँ से भाग लेंगे और इनके उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए उन्होंने एक दूसरी योजना बनाई है, और उनकी योजना है कि कैसे भी करके भूतपूर्व सैनिकों को सड़कों पर लाया जाए और आंदोलन कराया जाए। अब उनका जो मेन मकसद है, वो उद्देश्य है, वो ये है कि जो अग्निपथ योजना है उसके खिलाफ इन्होंने कुछ संगठनों से बातचीत की होंगी। उन संगठनों के नाम इन्होंने लिखे हैं, उन संगठनों के नाम बताऊंगा, और एक संगठन जो इन्होंने नाम लिखा है उस पर हमें ऑब्जेक्शन है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि इनके संगठनों में कौन कौन है। संयुक्त किसान मोर्चा, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर, IESM, यूथ ऑर्गेनाइजेशन। ये काम क्या करेंगे? सभी मिलकर मास पीसफुल मूवमेंट करेंगे, और ये नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे 6 अगस्त को 2022 को, और इनकी रैलीज और मीटिंग्स ऑल ओवर इंडिया सभी डिस्ट्रिक्ट में होंगी। ये इनका प्रोग्राम है। अब सबसे पहले तो मैं जो अग्निपथ का जो मैटर है वो बताना चाहता हूं। यदि मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं कि ये अग्निपथ योजना सेना प्रमुख, एयरफोर्स प्रमुख, नेवी प्रमुखों के द्वारा जरूरतों को ध्यान में लगते हुए ये योजना लाई गई थी, और इन्होंने इससे भारत सरकार से मंजूर करवाया गया था, और इस पर काम भी चल रहा है, और इसमें भर्तियां भी हो रही हैं। जब उच्च पदों पर, उच्च सैनिक पदों पर बैठे हुए जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल इस प्रकार की योजना लाते हैं और भारत सरकार से मंजूर कराते हैं, तो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब हमें बताएं कि आप भी मेजर जनरल हो, बहुत उच्च पद पर रहे हो, तो आप इसके लाने के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं हो? आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो जो इस योजना को लेकर के आए और भारत सरकार से मंजूर करवाई? हम ये मान के चलते हैं कि आप इसकी आड़ में केवल और केवल जो आपने कहा था कि देश का सैनिक सड़कों पर, देश का दुर्भाग्य है, हमने उसके बारे में लिखा। आप देश के सैनिकों को सड़कों पर उतारना चाहते हैं। आप चाहते हैं कैसे भी करके रैलीज में कोई वायलेंट एजिटेशन हो जाए, हमारा जो एक्स सर्विसमैन है वहाँ कहीं फंस जाए या किसी के साथ अनहोनी हो जाए, और फिर बाद में आप ये कह सको ये सरकार तो देश के सैनिकों पर गोली चलाती है। अब में सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शनेबल है वो है ये। पहला इनमें जो घटक है वो है संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा बहुत पहले का टूट चुका है, इसमें कुछ ही लोग बचे हैं, और जो बिल्कुल हारे थके रिटायर्ड जो लोग हैं वो इसमें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बिठाई थी
3 कृषि बिलों पर, उसमें पता चला था कि 80% किसान चाहते थे कि 3 नए कानून आए, केवल 5-6% किसान ऐसे थे जो इसको नहीं चाहते थे और सरकार ने उसे वापस भी ले लिया। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमारा उसके बाद है आपका यूथ। आपको पता है कि यूथ के साथ इस देश में क्या हुआ था। बिहार में कुछ जो संचालन करने वाले, जो कोचिंग संचालक जो थे, उन्होंने एक ऐसा उपद्रव कराया और जिन जिन लड़कों ने उसमें भाग लिया वो ना तो अग्निपथ योजना के काबिल रहे, ना वो किसी सेना जो पुलिस भर्ती होती है स्टेट में उसके काबिल रहे, और यदि उन पर पुलिस का केस लग गया तो वो किसी सर्विस के काबिल ही नहीं रहे, और आज वो लोग बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। हाँ, हो सकता है आपके प्रति ऐसे यूथ इस देश में हैं जो देश को तोड़ने की साजिश रखते हैं और उनके और देश के ऊपर ही वो खर्चे पर वो पलते हैं। ऐसे बहुत से संगठन हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तीसरा है IESM। IESM मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का स्वयं का संगठन है और वो रजिस्टर्ड भी है। आप भाग लें, आप अपने सैनिकों को ले जाएं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि सैनिकों को आप कहीं फंसा न दें। सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात हमारी है यहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्समैन जंतर मंतर। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि यूनाइटेड फ्रंट का गठन केवल और केवल OROP के लिए हुआ था। उसमें सभी जो एक्सर्समैन थे, एसोसिएशन थे, उनके चेयरमैन, अध्यक्ष या कार्यकर्ता थे। उनकी एक निगोशिएटिंग कमेटी भी बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष, चेयरमैन लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह साहब थे। आप केवल वहाँ एक सिंपली एडवाइजर थे। और जो निगोशिएटिंग कमेटी थी उसके मेंबर और यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हमारी एसोसिएशन के चेयरमैन भी थे। इस समय वहाँ कोई भी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्समैन नहीं है जो जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। वो उसी समय खत्म हो गया था जब OROP का नोटिफिकेशन आ गया था। और जब आपने कर्नल इंद्रजीत सिंह साहब के साथ जो व्यवहार किया था, मिसबिहेवियर किया था, वो भी उसको छोड़ करके चले गए थे। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि यूनाइटेड फ्रंट का कोई चयन हुआ हो या कोई चेयरमैन बना हो। हम चाहते हैं कि आप आज जनता को ये बताएं कि यूनाइटेड फ्रंट का जो आप नाम ले रहे हो, ये सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत कब रजिस्टर्ड हुआ था। सर, इसका चेयरमैन कौन है और उसका कब और कैसे गठन हुआ था। इसका वाइस चेयरमैन कौन है और उसका कब गठन हुआ था। इसका जनरल सेक्रेटरी कौन है और उनका कब नियुक्ति हुई थी। हमें पता है कि जो गठन हुआ था ये टेम्परेरी था, केवल OROP के लिए। इसका ना तो कोई बैंक खाता है, ना इसका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना इसका कोई चेयरमैन है, सिर्फ का नाम ही नाम है। और जंतर मंतर पर जो पैसा इकट्ठा हुआ था, बल्क में करोड़ों में जो पैसा इकट्ठा हुआ था, वो आपने IESM के खाते में जमा कराया था। उसी पर आपका दूसरे जो संगठन के जो तत्व थे, घटक थे, उनसे झगड़ा हुआ था और सभी छोड़ छोड़ करके चले गए थे। अतः आपकी जो मंसूबे हैं, OROP को रोकने के जो तरीके हैं, आप यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्समैन को न घसीटें। आप अपने ही जो IESM है, आप उसके जो मेंबर्स हैं, आप उन्हीं की बात करें, यूनाइटेड फ्रंट की बिल्कुल ही बात नहीं करें। अदरवाइज ये समझा जाएगा कि आप एक नीफेरियस डिजाइन रखते हैं और हमारे सैनिकों को सड़कों पर उतारना चाहते हैं। आप चाहते हैं वायलेंट एजिटेशन करें, कहीं ये फंस जाएं और फंसने के बाद इनकी पेंशन भी बंद हो जाए या फिर किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए। आप बाद में ये कह सको कैसे ये भारत सरकार तो केवल सैनिकों पर गोलियां चलाती है, क्योंकि हम देख चुके हैं, CA के टाइम पर देख चुके हैं, किसान आंदोलन के टाइम पर भी हम देख चुके हैं, क्योंकि यही प्रयत्न किया गया कि कैसे भी करके पुलिस गोली चलाए और भारत सरकार को बदनाम किया जाए। हम आपके साथ बिल्कुल नहीं है, हम ऑब्जेक्शन करते हैं। और हमारा जो एसोसिएशन है आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन और सभी पदाधिकारियों और मेंबर की ओर से हम आपको आगाह करते हैं कि हम इसमें किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं हैं और न ही हम इसके पार्ट हैं, क्योंकि हम भी इसके पार्ट थे। और भी कोई घटक दल शायद आपके पास नहीं है, आप वहाँ अकेले हो, IESM की ओर से आप कर रहे हो और आप वहाँ करें आराम से। लेकिन दूसरा, हमारी भूतपूर्व सैनिकों को भी ये सलाह है, हम आपको बताना चाहेंगे, आप सभी पेंशनर्स हैं, पेंशन गुड कंडक्ट के लिए है। यदि आपका कोई भी केस आप पर लग गया
और 24 घंटे के लिए, सुना है मैंने, मुझे पता नहीं है, बताते हैं 24 घंटे के लिए यदि आपको पकड़ करके पुलिस ले जाती है और जेल में डाल देती है तो इसका मतलब आपकी पेंशन भी बंद हो जाएगी और पुनः इसे चालू कराने के लिए आपके पसीने आ जाएंगे। इसलिए हम, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने बॉर्डर पर लगाई है, परिवारों से दूर रहे हो, आप परिवारों पर रह रहे हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप शांति से रह रहे हो। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के बहकावे में न आए कि जो पॉलिटिकल हो और आपको ले जा करके सड़कों पर उतार दे और आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए। रही यूथ की बात, मुझे नहीं लगता कि अब यूथ इतना झटका खा गया है कि उनको पता चल गया है कि इस प्रकार के एजुकेशन से भाग लेने का मतलब क्या होता है। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो धोखा खा गए, क्यों हम तो इसमें अप्लाई करने लायक भी नहीं रहे। हाँ, हो सकता है जो पॉलिटिकल यूथ हैं वो वहाँ पर जाएं, आपको बहकाएं। और अब तक देखने में आया है कि जितने भी आयोजक हैं, चाहे किसान मोर्चा के रहे हों, चाहे CAA के रहे हों, चाहे और किसी भी मूवमेंट के रहे हों, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनके बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ता और दूसरे ही लोग फंस जाते हैं और पुलिस के चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए हम सबको, अपनी यूनियन के जितने भी मेंबर हैं, हम उनको सलाह देते हैं, आगाह करते हैं, यदि आपको किसी प्रकार से सहयोग करना है ऐसे आंदोलनों में तो आप करें, लेकिन उसमें किसी प्रकार से आप आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन का नाम न लें। भाषण देते वक्त या कहीं भी बताते वक्त अपनी व्यक्तिगत हैसियत से आप कुछ भी करें, वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। और हम किसी प्रकार से सड़कों पर नहीं उतरना चाहते। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि शायद OROP 2 लागू होने वाली है और उसको ही रोकने के लिए एक नया तरीका निकाला गया है कि कैसे भी करके यदि इसमें कोई एक्सीडेंट फंस जाता है और बाद में सरकार को बदनाम किया जाता है तो हो सकता है सरकार उसी प्रकार अपना पैर खींच लेगी, जैसे जंतर मंतर पर श्री राहुल गांधी को ला करके इन्होंने ही भाषण दिलवाया था और OROP के जो असली OROP मिलने वाली थी उसके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया गया था। हम आपको पुनः आगाह करते हैं कि ऐसे अपने जीवन को बचा करके रखें और ऐसे किसी भी चीज़ में जा करके नहीं पड़ें जो आपको नुकसानदायक हो। थैंक यू, धन्यवाद।